गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है उसके अब अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से रिलेटेड क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या चीज इंक्लूड होगा। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। यहां पर आप देख पा रहे हैं रूल 56 का सब रूल 4 जो है वो रिवर्स चार्ज की बात कर रहा है। अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 35, रूल 56 का सब रूल 1, सब रूल 2, सब रूल 3, सब रूल 13 और 14 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो सारी वीडियोस नहीं वॉच करी हैं तो जरूर वॉच कीजिएगा। आपको काफी सारी चीजें ऐसी समझ में आएंगी कि आप अपनी अकाउंटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। अब यहां पर ये सब रूल 4 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि आपका अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो आपको ये चीजें फॉलो करनी है, लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। अदर देन अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10, यानी कि अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो जो अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स या जो रिक्वायरमेंट अब बताई जाएगी वो आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कॉम्पोजिशन के अलावा अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है किसी भी कैटेगरी में तो आपको ये चीजें मेंटेन करनी है। अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, भले ही आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम का हो, आपको ये चीजें मेंटेन करनी होंगी। एज एन अकाउंटेंट आप अपने क्लाइंट को ये चीज बताएंगे। इसमें क्या रखना है, शैल कीप एंड मेंटेन एन अकाउंट, आपको एक अकाउंट मेंटेन करना है जिसमें डिटेल्स होनी चाहिए कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ टैक्स पेएबल इंक्लूडिंग द टैक्स पेएबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9, यानी कि आपको ऐसा डिटेल मेंटेन करना है अकाउंट के अंदर जिससे यह पता लग पाए कि सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4) के अंदर जो टैक्स पेएबल बनता है वो कितना बन के आ रहा है। यानी कि आपको टैक्स पेएबल तो करना ही करना है डिटेल्स में, उसके अंदर 9(3) और 9(4) का टैक्स पेएबल भी सेपरेट होना चाहिए। आपने टैक्स कलेक्शन कितना किया, यानी कि टैक्स कलेक्टेड कितना है एंड पेड, और आपने कलेक्शन करने के बाद कितना टैक्स जमा कर दिया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड, इनपुट टैक्स आपने कितना जमा किया, यानी कि आपने जो परचेज किया है उसमें से आपने कितना इनपुट टैक्स पे किया और उस इनपुट टैक्स में से कितना अमाउंट ऐसा है जो कि आपने एज अ क्रेडिट क्लेम कर लिया। सर जितना इनपुट टैक्स होगा पूरा का पूरा ही तो क्रेडिट मिलेगा? जी नहीं, आपने इनपुट टैक्स हो सकता है पे किया हो 1 लाख रुपए, उसमें से 20,000 रुपए का इनपुट टैक्स जो आपने परचेज करके लाया है वो ब्लॉक क्रेडिट के कॉन्सेप्ट में है, 17(5) के अंदर है, तो इनपुट टैक्स तो 20,000 होगा। आपको मेंटेन करना होगा कि 17(5) का जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है वो कितना है, और उसके बाद जो फिगर निकल के आएगी वो आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की। Along with a register of tax invoice, आपको टैक्स इनवॉइस का रजिस्टर मेंटेन करना है, क्रेडिट नोट का रजिस्टर मेंटेन करना है, डेबिट नोट का रजिस्टर मेंटेन करना है, डिलीवरी चलान जो आप इशू करते हैं या रिसीव करते हैं ड्यूरिंग एनी टैक्स पीरियड, ये सारी डिटेल्स आपको मेंटेन करनी है। साथ ही साथ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो टैक्स पेएबल आपका बनता है वो भी आपको मेंटेन करनी होगी। अगर आपने जीएसटीआर 3B के अंदर जो चेंजेस हुए हैं जिसको हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में भी इंक्लूड किया था, उसमें अगर देखा हो तो उसमें 17(5) की जो ब्रेकअप है वो किस तरीके से मांगी जा रही है वो आपको समझ में आएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ जीएसटीआर 2A 2B का रिकंसिलिएशन के लिए रिकंसिलिएशन टूल्स भी अवेलेबल हैं, दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिवर्स चार्ज से रिलेटेड आपको डिटेल्स मेंटेन करना है, और उसके साथ साथ सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 का क्लॉज F जो कि बात करता है टैक्स इनवॉइस की,
इसमें ये चीजें बताई गई हैं कि अगर आप रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स जमा करते हैं तो आपको इनवॉइसिंग किस तरीके से करनी है, जिसके लिए बताया गया अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9। अब यहां पर चीजों को समझिएगा, आपको जो टैक्स पेएबल है उसका ब्रेकअप मेंटेन करने की जरूरत नहीं है अगर आप कॉम्पोजिशन वाले हैं, लेकिन आपको सेल्फ इनवॉइसिंग अंडर सेक्शन 31(3)(f) करना ही पड़ेगा, चाहे आप रेगुलर हो चाहे आप कॉम्पोजिशन हो। यानी कि इनवॉइस बनाना है, आपको अकाउंट पेएबल की डिटेल्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है फॉर केस ऑफ कॉम्पोजिशन। तो आपको अ रजिस्टर्ड पर्सन जो कि 9394 में टैक्स जमा करता है शैल इशू एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन से कोई गुड या सर्विस लेते हैं जिसमें आपकी लाइबिलिटी बनती है 9394 के अंदर आरसीएम पे करने की, और जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर, तो आपको इनवॉइस खुद से ही बनाना पड़ेगा। अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर 93 और 94 शैल इशू अ पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। और ऐसे सप्लायर को जब आप पेमेंट करते हैं जिसमें आपको रिवर्स चार्ज का पेमेंट करना है, तो पेमेंट करते समय उस खर्चे का आपको पेमेंट वाउचर भी इशू करना मैंडेटरी है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स रखना है, चाहे आप रेगुलर है या कॉम्पोजिशन है। और अकाउंट्स जो मेंटेन करना है वो मैंने रूल 56 सब रूल 4 के अंदर जो पर्टिकुलर्स दिए गए हैं उसके बारे में बताया। तो आपको जो अकाउंट्स बनाना है जीएसटी के अंदर वो बिल्कुल भी अलग तरीके से मेंटेन करना है। आगे चल के स्क्रूटनी में, असेसमेंट में, ऑडिट में आपको इन चीजों की जरूरत जो है वो पड़ने ही वाली है, इसीलिए इस चीजों को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आरसीएम के केस में क्या डेटा किस कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स को मेंटेन करना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।